Welcome back to my channel Fix Physics by Kajal. In the previous classes we were going through the topic vectors. Vectors में हम लोगों ने देखा था कि वेक्टर के एडिशंस कैसे होते हैं, वेक्टर को रिजॉल्व कैसे करते हैं in its components. Today, after a long time, I have been uploading the video and today we will be moving further with the multiplication of vectors. अब जैसे scalar quantities में you guys must have studied addition of quantities, subtraction of quantities, multiplication and division of the quantities. Addition of vectors हम लोगों ने already पढ़ लिया है. आज हम लोग पढ़ेंगे multiplication of vectors. So let us move further with our topic. अब जब भी हम लोग दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज. फर्स्ट ऑफ देम इज कॉल्ड एज स्केलर प्रोडक्ट. स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? जब मैं दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करूं और जो मुझे आंसर मिल रहा है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम लोग उस टाइप के मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स को क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट. Whereas there is a second type of multiplication of vectors which is called as vector product. वेक्टर प्रोडक्ट अगेन नेम में ही उसका मतलब है जब मैं दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रही हूँ और जो मुझे आंसर मिल रहा है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है. स्केलर क्वांटिटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड होगा, नो डायरेक्शन. बट वेयरएज अगर हम लोगों को जो आंसर मिल रहा है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका एक मैग्नीट्यूड भी होगा और उसका एक डायरेक्शन भी होगा. स्केलर प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डॉट प्रोडक्ट. रिप्रेजेंटेशन की वजह से उसका नाम क्या लिखा है हम लोगों ने? डॉट प्रोडक्ट. हम लोग जब भी स्केलर प्रोडक्ट करेंगे दो वेक्टर्स के बीच में एक डॉट रिप्रेजेंट करेंगे और वो डॉट क्या रिप्रेजेंट करेगा कि हम लोगों को क्या करना है? दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करना है. नेक्स्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रॉस प्रोडक्ट. वेक्टर प्रोडक्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट. अगेन रिप्रेजेंटेशन की वजह से उसको नाम क्या दिया है? क्रॉस प्रोडक्ट. अगर मैं वेक्टर प्रोडक्ट कर रही हूँ तो मैं दो वेक्टर्स के बीच में क्रॉस लिखूंगी ताकि मुझे पता चले कि अब मुझे क्या करना है? वेक्टर प्रोडक्ट करना है. आई होप सो द नेम्स आर क्लियर. नाउ लेट अस मूव विद द डेफिनेशन. जब आगे जाके देखेंगे हम लोग डॉट प्रोडक्ट की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है. ए बार डॉट बी बार. डॉट मीन्स डॉट प्रोडक्ट और जो आंसर मिलेगा वो स्केलर क्वांटिटी होगी तो वहां पे डायरेक्शन नहीं मेंशन होगा. ए बार डॉट बी बार इज गिवन एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कॉस ऑफ थीटा, where theta is representing the angle between the vectors. If this is my vector A, this is my vector B, angle between them is theta, then A bar dot B bar is taken as magnitude of A, magnitude of B into cos of theta. अब दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट. ये हम लोग को डेफिनेटली एक वेक्टर क्वांटिटी दे रहा है तो इसका कुछ मैग्नीट्यूड पार्ट होगा और इसका कोई डायरेक्शन पार्ट भी होगा. A bar cross B bar is given as magnitude of A into magnitude of B into sine of theta. Cross से you guys can remember cross product है तो sine theta आएगा, dot product है तो cos of theta आएगा. So over here since it is a cross product remember AB sine of theta. और definitely कुछ direction होगा, direction के बारे में हम लोग आगे चल के बात करेंगे. बट मैं एक जनरल डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही हूँ. एक यूनिट वेक्टर मैंने यहाँ पे लगा दिया है विच इज एन कैप. तो ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गया डायरेक्शन. वेक्टर प्रोडक्ट के बाद मुझे आंसर में जो क्वांटिटी मिलेगी दैट वुड बी अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा. एमसीक्यू में सीधा सीधा ए क्रॉस बी का आंसर पूछा जाता है और उधर ए बी साइन थीटा सिर्फ भी आंसर होता है. बट रिमेंबर सिर्फ अगर मैं ए बी साइन थीटा लिखूं तो वो रॉन्ग है. ये वेक्टर प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है तो इट इज गिविंग यू अ वेक्टर क्वांटिटी. और अगर वो एक वेक्टर क्वांटिटी दे रहा है तो उसका डायरेक्शन मेंशन करना जरूरी है. डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, किस डायरेक्शन में होगा, दैट वी वुड बी स्टडिंग इन द नेक्स्ट क्लास. टुडे वी वुड बी स्टडिंग डिटेल्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट. सो लेट अस मूव फर्दर. स्केलर प्रोडक्ट डेफिनेशन तो सबको क्लियर है. मैम स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं ए बार डॉट बी बार एंड इट इज गिवन एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इनटू कॉस ऑफ थीटा. जहां पे रिमेंबर थीटा किसके बीच में एंगल है? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है थीटा. नाउ व्हाट इज ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट? अब देखो ये है मेरा वेक्टर ए, ये है मेरा वेक्टर बी, इनके बीच में है एंगल थीटा. नाउ यू गाइज नो हम लोग 10th स्टैंडर्ड में प्रोजेक्शन फाइंड करते थे.
प्रोजेक्शन नहीं तो अभी अभी हम लोगों ने कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर फाइंड करना भी सीखा था, और वहां पे मैंने बोला था जिस भी साइड के साथ थीटा शेयर होता है वो होता है उसका कॉस कंपोनेंट। मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की और मैंने बी का कंपोनेंट यहाँ पे बना दिया, और जिस लाइन के साथ शेयर होता है इट्स कॉस कंपोनेंट, तो ये क्या हो जाएगा, बी कॉस ऑफ थीटा। और हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में जब हम लोग छोटी क्लासेस में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था या ट्रायंगल्स पढ़ा था, तो इसी को हम लोगों ने प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर भी बोला था, प्रोजेक्शन ऑफ दिस साइड ऑन द अदर साइड। सो बेसिकली बी का प्रोजेक्शन क्या है यहाँ पे, बी कॉस थीटा, और बी कॉस थीटा प्रोजेक्शन है अलोंग ए वेक्टर के। नाउ सी ए बार डॉट बी बार क्या है हम लोगों का, ए इंटू बी कॉस थीटा मैं लिख सकती हूँ ना। बी कॉस थीटा मुझे पता चल गया है क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को सेकेंड वेक्टर के कंपोनेंट अलोंग फर्स्ट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम लोगों को क्या मिल रहा है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। मैं वाइसा वर्सा भी कर सकती हूँ, आई कैन ऑल्सो राइट ए डॉट बी एज बी इंटू ए कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि स्केलर स्केलर क्वांटिटी है, 2 into 3 कैन बी रिटन एज 3 into 2, डेफिनेटली यस। तो मैं इसको b into a cos थीटा भी लिख सकती हूँ। अब देखो उल्टा कर रही हूँ, मैं a का प्रोजेक्शन फाइंड कर रही हूँ b पे, सो अगेन a का कंपोनेंट अलोंग b इज नथिंग बट a cos of theta along b. So I can also write b into magnitude of component of a along b. a का b के along जो component है उसका b के साथ प्रोडक्ट। So basically you can clearly see ये commutative है, a dot b is equal to b dot a। जैसे स्केलर्स में हम लोग करते हैं 2 3s are 6 है, 3 2s are भी 6 है। आगे पीछे अगर मैं कर लूं तो फर्क नहीं पड़ेगा, आगे चल के हम लोग ये फर्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे कि डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव इन नेचर, और यहाँ पे क्लियरली हम लोगों को ये चीज दिख भी रही है। नोट, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू product of magnitude of one vector and its magnitude of component of other vector in the direction of first vector। second vector का जो component होगा first vector के along, उस component को मैं particular vector के magnitude से multiply कर दूंगी, तो मुझे क्या मिल जाएगा, scalar product। Let us move further now। फिजिकल एग्जाम्पल्स जो हम लोग डेली लाइफ में एग्जाम्पल्स देते हैं, क्योंकि अभी तक तो हम लोगों ने मैथ्स पढ़ा, अब उसको हम लोग अप्लाई करेंगे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ। फर्स्ट एग्जाम्पल इज वर्क डन। वर्क डन हम लोगों ने डेफिनेटली पहले पढ़ा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, मैंने कोई फोर्स लगाई और वो आगे डिस्प्लेस हो रहा है, देन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वर्क डन। ये चीज हम लोगों ने पढ़ी है। अब इस चीज को फिजिकली दो तरीके से मैं देख सकती हूँ। वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, डेफिनेटली स्केलर प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दो वेक्टर्स को मुझे मल्टीप्लाई करना है ताकि मुझे एक स्केलर क्वांटिटी मिले, डेफिनेटली क्या होगा वहां पे, डॉट प्रोडक्ट होगा। प्लस फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो वर्क डन का डेफिनेशन है वो भी ऐसे ही है कि अगर मैं कोई फोर्स लगा रही हूँ तो फोर्स के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट है, सपोज यहाँ पे और भी कुछ फोर्सेस काम कर रही है, सपोज दिस इज पर्सन ए, यहाँ पे एक पर्सन बी भी फोर्स लगा रहा है, यहाँ पर्सन सी भी फोर्स लगा रहा है, तो यहाँ पे सपोज कोई एक नेट फोर्स है जो इस डायरेक्शन में है, या यू कैन से कुछ नेट फोर्स है। उसके बाद अब इस नेट फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के साथ थीटा है, तो क्या करेंगे हम लोग, एस का कंपोनेंट निकालेंगे एफ के डायरेक्शन में, and that would be nothing but s cos of theta। फोर्स के along displacement का जितना कंपोनेंट है उसका प्रोडक्ट, so this would be nothing but fs cos of theta। तो या तो तुम लोग ऐसे याद रखो कि भाई वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो मैं जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट दूंगा तो ही तो मुझे स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, दैट इज वर्क डन। या तो तुम लोगों को डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट का फोर्स के अलोंग जितना कंपोनेंट है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ सेकेंड वेक्टर अलोंग द फर्स्ट वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन। यही चीज हम लोगों ने फिजिकल सिग्निफिकेंस में भी देखी थी। सो आई गेस दिस इज वेरी
easy to understand. Next is instantaneous power. अब देखो पावर का बेसिक फॉर्मूला मैम मुझे तो सिर्फ वर्क डन पर यूनिट टाइम पता है या फिर रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, यू कैन से एनर्जी पर यूनिट टाइम। मैं इसको लेके चलती हूँ क्योंकि अभी अभी मैंने वर्क डन का फॉर्मूला देखा है। वर्क डन इज नथिंग बट एफ बार डॉट एस बार अपॉन टाइम and displacement upon time is nothing but velocity. So F bar dot velocity gives you instantaneous power. कोई ऑब्जेक्ट का इंस्टेंटेनियस पावर क्या है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यू विल टेक डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी कंपोनेंट. नेक्स्ट, magnetic flux and electric flux. You guys will be studying this part in electrostatics and magnetic effects of electric current. अभी के लिए हम लोग सिर्फ ये जानेंगे कि दे बोथ आर अ काइंड ऑफ स्केलर क्वांटिटीज. जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया. अब मैम एरिया वेक्टर क्वांटिटी है क्या? डेफिनेटली यस. ये बहुत सारे बच्चों को इनिशियली पता ही नहीं होता है कि एरिया जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि बचपन से तो तुम लोग सिर्फ नंबर्स के बारे में बात करते आए हो कि एक शीट है उसका एरिया निकालो, लेंथ इनटू ब्रेड्थ किया, एरिया मिल गया. बट रिमेंबर इट इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अब एरिया वेक्टर क्वांटिटी है तो मैम उसका डायरेक्शन कैसे स्पेसिफाई करता है? कोई भी शेप हो उस शेप से परपेंडिकुलर वेक्टर डिफाइन करता है उसके एरिया वेक्टर का डायरेक्शन. अब देखो अगर कोई भी मेरे पास प्लेन है तो उस प्लेन से जो परपेंडिकुलर होगा वो डिफाइन करेगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन. अब परपेंडिकुलर इस साइड भी हो सकता है और पीछे के साइड भी हो सकता है, तो वहां पे कुछ डिफरेंट क्वांटिटीज होगी, वो डिफाइन करेगी कि बाहर की तरफ होगा या अंदर की तरफ होगा. बट फॉर राइट नाउ यू कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि एरिया, जिसके भी मैं सरफेस के एरिया के बारे में बात कर रही हूँ, उस सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या डिफाइन करता है? एरिया वेक्टर. सिमिलरली मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड, बी यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड, ई यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड. सो मैग्नेटिक फील्ड इनटू अगेन एरिया वेक्टर गिव्स यू मैग्नेटिक फ्लक्स. अगर अभी नहीं भी याद रहता है ये सब तो चिल 12th स्टैंडर्ड में जब अंडरस्टैंडिंग के साथ हम लोग इसको पढ़ेंगे, डेफिनेटली ये फॉर्मूलाज इजीएस्ट है, याद हो जाएंगे. मूविंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट. प्रॉपर्टीज क्या क्या है? मैंने सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी बता दी है आप लोगों को. 2 into 3 is 6, 3 into 2 is 6. जब मैं नंबर्स को एक्सचेंज करके मल्टीप्लाई कर रही हूँ स्टिल मुझे सेम आंसर मिल रहा है, तो उस चीज को बोला जाता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सीधा उल्टा करके मुझे क्या मिल रहा है? सेम आंसर मिल रहा है. 2 into 3 is also 6, 3 into 2 is also 6. तो ये जब सेम आंसर आता है नंबर्स को आगे पीछे करने के बाद, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है. सेम चीज गोज विद वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के साथ. ए बार डॉट बी बार का मुझे जो आंसर मिलेगा वही आंसर मुझे बी बार डॉट ए बार का आंसर मिलेगा. तो यहाँ पे मुझे जनरली स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि फर्स्ट वेक्टर स्पेसिफिकली यही है या सेकेंड वेक्टर स्पेसिफिकली यही है. हम लोग आगे पीछे कैसे भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो आंसर जो है मुझे वो सेम मिलेगा. सो हेंस वी से स्केलर प्रोडक्ट इज commutative in nature. Next is distributive over addition. जैसे तुम लोगों ने मैथ्स में किया होगा 2 into x plus y gives 2x plus 2y. हम लोगों ने 2 को डिस्ट्रीब्यूट किया एडिशन के अक्रॉस. सेम चीज डॉट प्रोडक्ट के साथ भी होती है. इफ आई टेक a बार का डॉट प्रोडक्ट विद b बार प्लस c बार, तो a बार का डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम लोग पहले b बार के साथ प्लस ए बार का डॉट प्रोडक्ट लेंगे सी के साथ. सो ए बार डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट सी बार. सो ए बार वेक्टर क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर एडिशन. मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर स्केलर प्रोडक्ट इज 0. क्यों ऐसा बोला है? अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है. ये डायरेक्टली आप लोग याद रखो. कैसे? परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्रीज. दिस इज माय वेक्टर ए, दिस इज माय वेक्टर बी. Clearly, if two vectors are perpendicular, theta is 90 and cos of 90 is nothing but 0. A bar dot B bar का डेफिनेशन क्या है? A B cos of theta. थीटा की जगह मैंने लिख दिया 90, cos of 90 0. तो डॉट प्रोडक्ट दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का क्या आता है? 0 आता है. Now see,
परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स मुझे पता है। x के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है i कैप, y के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है j कैप। i कैप डॉट j कैप अगर मैं लिखूं तो वो क्या आएगा, 0 आएगा, बिकॉज i एंड j आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। j कैप डॉट k कैप क्या आता है, अगेन 0। k कैप डॉट i कैप क्या आता है, अगेन 0। तो जब भी दो वेक्टर्स का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूं और वो दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो डायरेक्टली रिमेंबर स्केलर प्रोडक्ट उनका क्या आ जाएगा, 0। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ a बार एंड b बार आर पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स a और b, एंगल क्या हो जाएगा दोनों के बीच में, अगर मैं पैरेलल बोल दूं तो वेक्टर के इनिशियल पॉइंट एक दूसरे के ऊपर रखो और देखो क्या एंगल आएगा दोनों के बीच में। अब यहाँ पे देखो, दिस इज माय वेक्टर, आई एम जस्ट डिस्प्लेसिंग इट ओवर द अदर वेक्टर, और ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल थे, मैं पैरेलली डिस्प्लेस कर सकती हूँ, वेक्टर चेंज नहीं होता है, क्लियरली थीटा वुड बी इक्वल टू 0 डिग्रीज एंड कॉस ऑफ 0 इज नथिंग बट 1। तो अगर मैं दो वेक्टर्स जो पैरेलल है उनका डॉट प्रोडक्ट लेती हूँ तो सिंपली उनके मैग्नीट्यूड्स का कर देना है मल्टीप्लिकेशन, a b cos of 0 is 1, so simply it would be equal to a into b। तो a का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो, b का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो और मैग्नीट्यूड्स को सिंपल स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दो, so that you will get the answer for the dot product of the vectors if they are parallel to each other। अगर वो पैरेलल नहीं है तो डेफिनेटली सोचने की बात होगी। नाउ सी, पैरेलल वेक्टर्स अगर मैं बोलूं तो डेफिनेटली i कैप डॉट i कैप इज अ यूनिट वेक्टर व्हिच इज अलोंग x डायरेक्शन। मैं i कैप और i कैप का डॉट प्रोडक्ट लूं, दोनों भी सेम डायरेक्शन में, थीटा वुड बी 0, सो i डॉट i, और i इज अ यूनिट वेक्टर, यूनिट का मतलब क्या होता है, 1, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1, सो 1 into cos of 0 is equal to 1। j cap dot j cap would be again equal to 1, k cap dot k cap would again be equal to 1। So remember this thing, I dot I is 1, j dot j is 1, k dot k is 1, but I dot j is 0, j dot k is 0, k dot I is 0। डॉट प्रोडक्ट पैरेलल वेक्टर्स का होता है तो सिंपली मैग्नीट्यूड्स मल्टीप्लाई होते हैं, वेयर एज परपेंडिकुलर अगर होता है तो स्केलर प्रोडक्ट उनका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल का मतलब क्या है, माय वेक्टर ए इज इन दिस डायरेक्शन एंड वेक्टर बी इज इन this direction। Now I'll just displace the vector A along B and you can see the angle between them is 180 degrees। anti-parallel vectors हम लोगों ने already types of vector part 1 में डिस्कस किए हैं, अगर भूल गए हो तो go back to the part 1 of vectors and go through the important terms। वहां पे हम लोगों ने anti-parallel word यूज किया था और मैंने बताया था कि जब भी एंटी पैरेलल बोल दिया तो वेक्टर्स दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अब ऑपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर्स के इनिशियल पॉइंट एक साथ रख लो, क्लियरली द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स वुड बी 180 डिग्रीज एंड cos of 180 इज नथिंग बट -1, तो a बार डॉट b बार वुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ ab। मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई करो बट एक नेगेटिव साइन के साथ। Moving to the next property, the scalar product of vector with itself is square of its magnitude। a बार डॉट a बार, मैं उसी वेक्टर का प्रोडक्ट उसी के साथ कर रही हूँ, जैसे स्केलर में हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 4s are 16, वैसे ही a बार डॉट a बार, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इज a, सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड a, डेफिनेटली इटसेल्फ के साथ एंगल तो 0 ही होगा, cos of 0 is 1। तो बेसिकली जैसे हम लोग नॉर्मल स्क्वायर कर देते हैं वैसे ही क्या करो, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दो, इट वुड बी नथिंग बट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डॉट और स्केलर प्रोडक्ट। अब मुझे उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पता है, मुझे वेक्टर ए गिवन है इन टर्म्स ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, मुझे वेक्टर बी गिवन है अगेन इन टर्म्स ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम लोगों ने जस्ट लास्ट क्लास में स्टडी किया था जब हम लोगों ने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा था। वेक्टर ए कैन बी रिटर्न एज x कंपोनेंट इनटू i कैप, y कंपोनेंट इनटू j कैप, z कंपोनेंट इनटू k कैप। b वेक्टर x कंपोनेंट ऑफ bi कैप,
y component of b j cap, z component of b k cap. मेरा डॉट प्रोडक्ट मुझे सिंपली लेना है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप. अब देखो मैंने फर्स्ट वाला जो सर्कल लिया है वो लिया है रेड कलर का, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन. ए एक्स का प्रोडक्ट आएगा बी एक्स के साथ, बी वाई के साथ, बी जेड के साथ. बट यहाँ पे देखो साथ में आई भी है, तो आई का प्रोडक्ट होगा आई के साथ, आई का प्रोडक्ट होगा जे के साथ, आई का प्रोडक्ट होगा के साथ. बट मैम हम लोगों को पता है आई डॉट आई 1 होता है बट आई डॉट जे तो 0 होता है, तो सिर्फ एक ही नॉन जीरो टर्म बनेगी. ए एक्स आई कैप एंड बी एक्स आई कैप विल बी इक्वल टू ए एक्स इंटू बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप इज नथिंग बट 1. बट जब मैं सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, ए एक्स बी वाई आई कैप डॉट जे कैप इज नथिंग बट 0, तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी 0. थर्ड टर्म आई कैप डॉट के कैप इज नथिंग बट 0, थर्ड टर्म भी एलिमिनेट हो गई, तो सिर्फ एक ही टर्म बची, ए एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप इज 1, तो सिंपली एक टर्म आ गई मेरी ए एक्स बी एक्स प्लस. अब ए वाई का भी प्रोडक्ट हम लोग किस किस के साथ करेंगे, अगेन तीनों टर्म्स के साथ करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ए वाई बी एक्स जे कैप डॉट आई कैप, j cap dot I cap is again 0. Commutative है बेटा, I dot j अगर 0 j dot I भी 0 है, so j dot I is 0, but j dot j would be 1, so a y b y j dot j, that is why j dot j is 1. तो यहाँ पे मुझे एक और टर्म मिल गई a y b y, again थर्ड टर्म भी क्या हो जाएगी 0 because j dot k is again 0. Last term k dot I is 0. Next k dot j is also 0, but k dot k is equal to 1. So az, bz ये आ गई मेरी थर्ड टर्म. सो सिंपली क्या करना है, दोनों वेक्टर्स के x कंपोनेंट्स ऐड मल्टीप्लाई कर दो, प्लस y कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई कर दो, प्लस z कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो. सो व्हेन यू टेक डॉट प्रोडक्ट यू विल गेट ax bx plus ay by plus az bz. This is how you perform dot product of two vectors which are given in terms of its rectangular components. Let us move further. अब मैं डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन यूज करके दो वेक्टर्स जो मुझे गिवन है उनके बीच में मैं एंगल भी फाइंड कर सकती हूँ. मुझे अगेन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की टर्म्स में वेक्टर्स दिए हैं, मैं उनके बीच में एंगल कैसे फाइंड करूंगी. मुझे डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना आता है. मैं डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करूंगी, x कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई कर दो प्लस y कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई कर दो प्लस z कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई कर दो. उसके बाद मैं वेक्टर a का मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकती हूँ, अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर, y कंपोनेंट स्क्वायर, z कंपोनेंट का स्क्वायर. सिमिलरली मैं b वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकती हूँ, x कंपोनेंट स्क्वायर, y कंपोनेंट स्क्वायर, z कंपोनेंट स्क्वायर. अब मेरे पास डॉट प्रोडक्ट का आंसर है, मैग्नीट्यूड ऑफ a का आंसर है, मैग्नीट्यूड ऑफ b का आंसर है. तो मैं cos ऑफ थीटा कैसे फाइंड करूंगी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ a एंड b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b will give me cos of theta. उसके बाद cos इनवर्स इस टर्म का अगर मैं निकालूंगी तो मुझे मिल जाएगा थीटा. This is how you find angle between two given vectors. Let us take an example. If vector A is given as 2i cap plus 3j cap minus 3k cap, B vector is given as 4i cap minus 2j cap minus 5k cap. सबसे पहले क्या करो, डॉट प्रोडक्ट निकाल लो. डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, x component, y component, z component. x component 2 into 4 plus 3 into minus 2 plus minus 1 into minus 5. If you want, I'll just remove the circles. नेगेटिव साइंस का ध्यान रखना, उनको इग्नोर मत करना. उनको इग्नोर किया तो डेफिनेटली यू विल हैव एन एरर विद योर आंसर. 4 2s are 8 minus 6 plus 5. This would be 8 minus 1 and this is nothing but 7. मुझे डॉट प्रोडक्ट मिल चुका है. डॉट प्रोडक्ट करने पे स्केलर क्वांटिटी मिलती है, क्लियरली यू गॉट अ स्केलर क्वांटिटी. अब मुझे a का मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा.
ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस y component का स्क्वायर प्लस z component का स्क्वायर. This would be under root of 4 plus 9 plus 1. This would be under root of 14. Next, magnitude of b vector. इसी को हम लोग a भी लिखते हैं, इसी को हम लोग b भी लिखते हैं. Under root of 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर. This would be 16 plus 4 plus 25. This would be 20 plus 25 and this would be nothing but under root of 45. मुझे a का मैग्नीट्यूड मिल गया, मुझे b का मैग्नीट्यूड मिल गया, मुझे डॉट प्रोडक्ट मिल गया है. And I know that a bar dot b bar is ab cos of theta. Rearranging this cos of theta equation, I will get cos of theta is equal to a bar dot b bar divided by magnitude of A into magnitude of B. Dot product हम लोगों ने निकाल लिया है 7 divided by magnitude of A is under root of 14, magnitude of B is under root of 45. अब देखो मैं 14 को डेफिनेटली क्या लिख सकती हूँ, अंडर रूट ऑफ 7 इंटू 2 45. 7 और 7 कैंसिल आउट होके ये अंडर रूट ऑफ 7 बच जाएगा. तो आई कैन ऑल्सो राइट दिस एज अंडर रूट ऑफ 7 अपॉन 2 into 45, that would be nothing but 90. This is your cos of theta. जब क्वेश्चंस में आएगा तो हम लोग लॉग बुक यूज करके cos इनवर्स भी फाइंड कर सकते हैं. cos उस साइड जाएगा तो थीटा would be equal to cos inverse of under root of 7 upon 90. This is how you can find the angle between the given two vectors. You can calculate this further. डेसिमल में आंसर आएगा, उसके बाद लॉग बुक में cos का टेबल देखो और उसका इनवर्स फाइंड करो. And in case you get the value of theta, you guys are free to comment below and verify your answers. I will definitely reply to your comments. Do go through the chapter, do go through the previous parts. अगर यहाँ पे कुछ नहीं समझ आ रहा है जो पिछले लेक्चर का मैंने यहाँ पे यूज किया है, go back to the parts, revise them and come back to the video and again study them. You guys are definitely free to comment below your doubts and don't forget to like, share and subscribe. In the next video, I would be moving with cross product और multiplication of vectors. बहुत सारे physical examples में हम लोग आगे भी use करने वाले हैं. So make sure you make the perfect use out of this video. Thank you everyone. Bye bye.